नमस्कार बच्चों, पीएनएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग नागार्जुन जी का जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद हम लोग इनकी कविता देखेंगे। बादल को घिरते देखा है। क्या है आप लोगों में कविता कि ये नागार्जुन जी की जो कविता है बादल को घिरते देखा है। इसके पहले हम लोग इनका जीवन परिचय देख लेते हैं, फिर हम लोग कविता के अर्थ को समझेंगे। ठीक है, तो जीवन परिचय में आप लोग पहले संक्षिप्त जीवन परिचय ऐसे बना के याद करेंगे। रोज अपना एक एक चैप्टर का जो जीवन परिचय संक्षिप्त याद कर लेंगे तो आप लोग बड़ी जो पूरी जो जीवन परिचय है इनकी विस्तृत रूप में उसको भी एक दो बार पढ़ने के बाद आप लोग को जब जन्म तिथि, जन्म, मृत्यु, वास्तविक नाम ये सब याद रहेगा ना, तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इनका जीवन परिचय नागार्जुन जी का। तो श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री। नागार्जुन का नाम था श्री वैद्यनाथ मिश्र और इनका जन्म दरभंगा जिले के सतलखा ग्राम में 1911 ईस्वी में हुआ था। दरभंगा कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक, अब इसके बाद है कि इनका आरंभिक जीवन अभावों का जीवन था। इनका आरंभिक जीवन कैसा था? अभावों का जीवन था। जीवन के अभाव ने ही आगे चलकर इनके संघर्षशील व्यक्तित्व का निर्माण किया। व्यक्तिगत दुख ने इन्हें मानवता के दुख को समझने की क्षमता प्रदान की। इनके जीवन की यही रागनी इनकी रचनाओं में मुखर हुई है। 5 नवंबर सन 1998 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। कब इनकी मृत्यु हुई? 5 नवंबर 1998 को। अब इनका साहित्यिक परिचय आप लोग देख लीजिए कि इनके हृदय में सदैव दलित वर्ग के प्रति संवेदना रही। इनके हृदय में किसके प्रति संवेदना रही? दलित वर्ग के लिए। ठीक है, अपनी कविताओं में ये अत्याचार पीड़ित त्रस्त व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके ही संतुष्ट नहीं हो गए, बल्कि उनको अनीति और अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा भी दी। समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं पर इन्होंने काफ़ी लिखा है। व्यंग करने में इन्हें संकोच नहीं। तीखी और सीधी चोट करने वाले ये अपने समय के प्रमुख व्यंग्यकार थे। कैसे थे? व्यंग करने वाले। ठीक है, तीखी और सीधी चोट करने वाले थे। इनकी रचनाओं पर उत्तर प्रदेश का भारत भारती, मध्य प्रदेश का कबीर तथा बिहार का राजेंद्र प्रसाद सम्मान प्राप्त हुआ। इन्हें 1965 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। किस सन में? 1965 में इनको साहित्य अकादमी, और 1994 ईस्वी में अकादमी फेलो के रूप में नामांकित कर सम्मानित किया गया। नागार्जुन जीवन के, धरती के, जनता के तथा श्रम के गीत गाने वाले ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं को किसी वाद की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये वाद हैं। जैसे आधुनिक युग के कवियों में भी बटा हुआ है कि कौन किस वाद का है, तो यही कहा जा रहा है कि इनको वाद की सीमा में, किसी एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि ये जीवन के कवि हैं, धरती के, जनता के, श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं। इसलिए इनको न किसी प्रयोगवाद में कहा जा सकता है, न प्रगतिवाद में बांधा जा सकता है। अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की भांति इन्होंने अपनी कविता को भी स्वतंत्र रखा है। अब इनकी रचनाएं आप लोग लिख लो और याद कर लो। उपन्यास इनकी रतिनाथ की चाची। उपन्यास, नागार्जुन का उपन्यास रतिनाथ की चाची, और बलचनमा। ठीक है, बलचनमा याद कर लो। बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन और वरुण के बेटे दुखमोचन। देखो, दुखमोचन और वरुण के बेटे दुखमोचन, उग्रतारा, कुंभीपाक, ये उपन्यास है। पारो, आसमान में चांद तारे। और काव्य में युग धारा याद कर लो। सतरंगे पंखों वाली,
प्यासी पथराई आंखें, खून और शोले, हजार हजार बाहों वाले, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने इस गुबार की छाया में। ओम मंत्र भूल जाओ पुराने सपने, रत्नगर्भ खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तालाब की मछली यूं। अब मैथिली रचनाएं इनकी देख लो। चित्रा, पत्रहीन नग्न गाछ कविता संग्रह है। ठीक है, कविता संग्रह कौन सा है? पत्रहीन नग्न गाछ। पारो, नौतुरिया उपन्यास। बांग्ला रचनाएं, मैं मिलिट्री का पुराना घोड़ा। हिंदी अनुवाद, ऐसा क्या कह दिया मैंने, नागार्जुन रचना संचयन। ठीक है, अब आप लोग अगला देखिए इनका व्यंग, अभिनंदन। क्या देखोगे? अभिनंदन। और निबंध संग्रह है अन्नहीनम क्रियाहीनम। निबंध संग्रह क्या है? सभी लोग मेरे साथ बोलो, अन्नहीनम क्रियाहीनम। बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है, कथा मंजरी भाग 1, कथा मंजरी भाग 2 और मर्यादा पुरुषोत्तम विद्यापति की कहानियाँ। अब देखिए इनकी शैली के बारे में भी पूछता है, विद्यापति की शैली के बारे में भी पूछता है। तो नागार्जुन जी की शैली पर उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप है। वे अपनी बात अपने ढंग से कहते हैं, इसलिए उनकी काव्य शैली किसी से मेल नहीं खाती। उनकी कविताएं प्रगति और प्रयोग के मणिकांचन संयोग के कारण एक प्रकार के सहज भाव सौंदर्य से दीप्त हो उठी है। वे अपनी ओर से अपनी शैली में भाषा का न तो श्रृंगार करते दिख पड़ते हैं, न रस परिपाक की योजना का अनुष्ठान करते हैं। उनके भाव स्वयं ही अपनी अभिव्यक्ति के अनुकूल अपनी भाषा के रूप निर्माण कर उसमें रस की प्रतिष्ठा कर लेते हैं। इसलिए उनकी शैली स्वाभाविक और पाठकों के हृदय में तत्संबंधी भावनाओं को उद्दीप्त करने वाली होती है। उन्होंने अधिकांशतः मुक्तक काव्यों की ही रचना की है। इन्होंने कैसी रचना की है? मुक्तक काव्य की ही रचना की है। और जो कविता थे भाव मुक्तक और प्रबंध मुक्तक। भाव मुक्तक दो प्रकार के होते हैं, गेय और सुपाठ्य। नागार्जुन जी की अधिकांश भाव मुक्तक सुपाठ्य है। उनके सुपाठ्य भाव मुक्तक उनकी भावाभिव्यक्ति के अनुरूप कई प्रकार के हैं। कुछ भाव मुक्तकों में प्रगति और प्रयोग का मणिकांचन संयोग है, कुछ में प्रगतिवादी स्वर मुखरित हो उठा है, कुछ में ग्राम्य एवं नागरिक जीवन की संघर्षमय परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण है, कुछ में प्रणय निवेदन है, मतलब प्रेम की बातें, कुछ में प्रकृति का चित्रण है, कुछ में शिष्ट गंभीर हास्य तथा सूक्ष्म तीखे व्यंग की सृष्टि है। अपने मुक्तकों में उन्होंने मात्रिक छंदों को स्थान दिया है। अब देखो छंद आप लोग में रस छंद अलंकार है ना, तो छंद में ये मात्रिक छंदों को स्थान दिए हैं और तुकांत छंदों को भी स्थान दिया है। युग धारा में उनकी काव्य शैली की समस्त विशेषताएं देखी जा सकती हैं और उनकी जो काव्य शैली में न तो अलंकारों के प्रयोग के प्रति विशेष आग्रह है, न रस परिपाक के प्रति। फिर भी अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि के अनेक उदाहरण मिलते हैं। रसों में श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, शांत आदि की भी सृष्टि स्वाभाविक ढंग से हुई है। नागार्जुन जी अपने काव्य विषय को तत्संबंधी प्रतीकों के माध्यम से उभारने में अच्छी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की भांति अपनी काव्य शैली को भी स्वतंत्र रखा है। उनकी भाषा के बारे में जान लो। इनकी भाषा लोक भाषा के अधिक निकट है, मतलब आम जन की भाषा जो होती है, लोगों में जो प्रचलित होती है वही। इसलिए उनकी भाषा सहज, सरल, बोधगम्य, जो आपको समझ में आ जाए, स्पष्ट है, स्वाभाविक है, मार्मिक प्रभाव डालने वाली है। कुछ थोड़ी सी कविताओं में संस्कृत के क्लिष्ट तत्सम शब्द, विस्तंतु, मदिरारूढ़, उन्माद आदि शब्दों का अधिक प्रयोग
अधिक मात्रा में मतलब मिलेगा आपको तत्सम संस्कृत के कुछ क्लिष्ट, किंतु ऐसे शब्दों के प्रयोग से उनकी भावाभिव्यक्ति में बाधा नहीं पड़ती। संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं के ज्ञाता होकर भी उनमें पांडित्य प्रदर्शन की लालसा नहीं है। जिन कविताओं में संस्कृत की क्लिष्ट तत्समों की अधिकता है उनमें भी पांडित्य प्रदर्शन के प्रति उनका आग्रह न होकर भावाभिव्यक्ति के अनुरूप भाषा की प्रतिष्ठा करने का स्वाभाविक प्रयास है। उन्होंने अपनी भाषा में तद्भव तथा ग्रामीण शब्दों का भी यत्र तत्र प्रयोग किया है, किंतु ऐसे शब्द उनकी भावाभिव्यक्ति में बाधक न होकर उसमें एक विविध प्रकार की मिठास उत्पन्न करते हैं। कुछ कविताओं को छोड़कर उन्होंने अपनी शेष कविताओं में लोक मुख को वाणी दी है। उनकी भाषा में न तो शब्दों की तोड़ मरोड़ है, न उस पर मैथिली का प्रभाव। अब देखते हैं, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारिकड़ों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में समतल देशों के आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है एक दूसरे। अब यहाँ तक हम लोग पहले इसकी व्याख्या करेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक। अमल धवल गिर के शिखरों पर। अमल मतलब निर्मल, सभी लोग लिख लो। अमल मतलब निर्मल। धवल मतलब सफ़ेद। और गिर मतलब पर्वत। गिरि मतलब लिख लो पर्वत। शिखर मतलब लिख लो चोटी। तो सफ़ेद, निर्मल सफ़ेद पर्वत के शिखर पर बादल को घिरते देखे हैं नागार्जुन जी। छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारिकणों को जो मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। पानी की छोटी छोटी बूंदें जो शीतल, उसको मानसरोवर के जो स्वर्णिम सोने के कमल है उस पर छोटे छोटे मोती को गिरते देखा है। अतुंग हिमालय के कंधों पर, स्वर्णिम मतलब सुनहले, और तुंग मतलब लिख लो ऊंचा। तुंग मतलब क्या लिख लो? ऊंचा। ऊंचा लिख लो, ऊंचा। ठीक है। तुंग मतलब ऊंचा, हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी झीलों के, जो छोटी बड़ी झील है हिमालय के ऊपर, ठीक है। और श्यामल शीतल अमल सलील, अमल मतलब निर्मल, वो श्यामल है, शीतल है, निर्मल है, ठीक है। सलील मतलब तालाब। और समतल देशों के आकर, समतल देश से आकर कैसे हैं कि पावस की उमस से आकुल। पावस मतलब वर्षा, पावस मतलब सभी लोग लिख लो वर्षा की उमस से, जब वर्षा होने वाली थी उसके पहले उमस होता है ना, जो या थोड़ी बहुत बूंदें गिरती है तो भी उमस होती है, तो आकुल होकर, उससे व्याकुल होकर, तिक्त मतलब जानते हो क्या होता है? कसैला। तो तिक्त मधुर विषतंतु, तिक्त मतलब लिख लो कसैला, मधुर मतलब मीठा, जानते ही हो। विषतंतु मतलब कमल नाल के अंदर के कोमल रेशे। देखो तिक्त मतलब लिख लो कसैला, कड़वा, कसैला, ठीक है। मधुर मतलब मीठा। अविषतंतु मतलब लिख लो सभी लोग कमल नाल जो है के अंदर के कोमल रेशे, के अंदर के कोमल रेशे, ठीक है। अतिरते यानी तैरते दिखा है, एक दूसरे से वियुक्त हो। अब यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया कि क्या देखा है उन्होंने। यहाँ पर कवि कहते हैं ना कि निर्मल चांदी के समान सफ़ेद और बर्फ से मंडित पर्वत की चोटियों पर घिरते हुए बादलों के मनोरम दृश्य को देखा है। मैंने मानसरोवर में खिलने वाले स्वर्ण जैसे सुंदर कमल पुष्पों पर
मोती के समान चमकदार अत्यधिक शीतल जल की बूंदों को गिरते देखा है। यहाँ पर कवि न हिमालय की प्राकृतिक सुषमा का बहुत ही अच्छा अंकन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पर्वत प्रदेश के हिमालय के ऊंचे शिखर रूपी कंधों पर बड़ी बड़ी अनेक झीलें फैली हुई हैं। मैंने उन झीलों के नीचे शीतल स्वच्छ निर्मल जल में ग्रीष्म के ताप के कारण व्याकुल और समतल क्षेत्रों से आए, यानी मैदानी इलाके से आए हुए, जैसे हम लोग मैदानी इलाके में हैं, हंसों को कसैले और मधुर कमल नाल के तंतुओं को खोजते हुए उन झीलों में तैरते हुए देखा है। ठीक ना। यहाँ पर हिमालय की सुंदरता का वर्णन किया गया है। और देखो यहाँ पर रस श्रृंगार है, अलंकार, इसमें अनुप्रास भी है, उपमा भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है। तो जैसे एक बच्ची 9th की पूछी कि कैसे काव्य सौंदर्य अलग हो जाता है, तो बच्चा जो कविता हम पढ़ेंगे ना, तो वीर रस की कविता रहेगी तो रसवीर रहेगा। अलंकार भी अलग अलग होता है, तो इसीलिए काव्य सौंदर्य जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाली चीज़ जो होती है, जिसमें रस, छंद, अलंकार ये सब होता है ना, तो उसकी वजह से काव्य में शोभा बढ़ता है, उसका सौंदर्य जैसे हम हैं तो हम गहना आभूषण पहनेंगे ना, हम औरतों की बात है तो हम आभूषण पहनते हैं, तरह तरह के कान का, गले का, नाक में, यहाँ तक कि दुल्हन बनने पे टीका लगाते हैं सब लोग, कितनी सारी चीज़ें करते हैं। तो वैसे ही काव्य को सुंदर बनाने के लिए रस, छंद, अलंकार और भी शब्द शक्ति और बहुत सारी चीज़ों से उसकी भाषा शैली को, सब कुछ को इस तरह से शोभा बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए बच्चों काव्य सौंदर्य अलग अलग हो जाता है, क्योंकि अलंकार अनुप्रास भी होता है, रूपक भी होता है, श्लेष भी होता है, तो बहुत सारे अलंकार हैं। तो जो अलंकार रहेगा तो काव्य सौंदर्य अलग। जैसे वीर रस की कविता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़, तो यहाँ वीर रस की कविता है तो रस वीर हो जाएगा। अभी शांत रस की कविता रहेगी एकदम शांत, तो रस शांत हो जाएगा। ठीक है। अलंकार किसी में अनुप्रास आ जाएगा, किसी में उपमा आ जाएगा। तो जो बच्ची मुझसे पूछ रही थी क्लास 9th की, तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है काव्य सौंदर्य, क्योंकि इससे आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा एग्ज़ाम में, और ये कठिन भी लगता है सबको, और क्लास 10th के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दो, और आप लोग मुझसे और भी कमेंट करके पूछ सकते हो कि क्या और आप लोग को जानना है। ठीक। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे से वियुक्त हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ना किसकी बात की गई है, यहाँ चकवा चकवी की बात की गई है। वो ना रात को अलग हो जाते हैं। अनिशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी को बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। एक दूसरे से वियुक्त हो, उनको रात्रि में ना एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है, उनको शाप मिला है। तो जब रात्रि में नहीं मिलते हैं वो, और विरह में रात भर क्रंदन करते रहते हैं, यानी रोते रहते हैं। एक दूसरे से वियुक्त हो, अलग अलग रहकर ही जिनको, उनको अलग अलग रात बितानी पड़ती। वियुक्त मतलब पृथक, जुदा। ठीक है। तो जुदा होकर उनको सारी रात बितानी पड़ती, उनको शाप मिला है। अब किसका शाप मिला है ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, या मैम को बताएंगे, या व्हाट्सअप करेंगे आप लोग। ठीक। सारी रात बितानी होती निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। जब रात खत्म होता है और वे मानसरोवर के किनारे जो मनोरम दृश्य में एक दूसरे से मिलते हैं, तो हरी घास पर क्रीड़ा करते, उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की, जैसे शैवाल जो काई नहीं लग जाती है पानी में, तो उसको हरी घास, छोटे छोटे घास ही रहते वो शैवाल, तो उसको हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। अब यहाँ पर ना एक दूसरे से प्रेम करते हुए देखा है, एक दूसरे को, जैसे रात भर वो रोते रहते हैं, फिर सुबह को मिलते हैं। ठीक ना। तो प्रेम क्रीड़ा करते, हरी घास, शैवाल को हरी घास, दरी, हरी दरी बोले हैं। महाकवि यहाँ पर ना मेघदूत जो महाकाव्य एक है,
कालिदास जी द्वारा लिखा हुआ, उसमें अपार धन के स्वामी कुबेर हैं, उनकी सुंदर नगरी अलका नगरी नाम है। ठीक ना। तो वही कहा गया है कि कहाँ कहाँ गया धनपति कुबेर का। कुबेर जो है धन के देवता हैं कुबेर। आप लोग लक्ष्मी पूजन में देखते होंगे कि जब पूजा होता है तो कुबेर का भी पूजा। तो उनकी नगरी है अलका नगरी। कौन सी? तो वो कहाँ है? आज आकाश मार्ग से नहीं ठिकाना, कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का। देखोगे कि आकाश गंगा गई है आकाश में। आप लोग रात में देखना, जब एकदम चांदनी रात रहेगी तो बीच में आपको एक जगह तारों का समूह लंबा रास्ता दिखेगा आप लोग को। ठीक है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए यह यायावर बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था। अब पहले यहाँ तक देखते हैं हम लोग। ये कवि कालिदास के जो मेघदूत महाकाव्य में वर्णित है कि धन के स्वामी जो कुबेर है उनकी अलका नगरी अब कहाँ है। आज आकाश मार्ग से जाती हुई जो पवित्र गंगा जल कहाँ है। ठीक ना। कहाँ है? एक मिनट रुक जाओ। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए यह यायावर बरस पड़ा होगा यहीं पर। तो वो कह रहे हैं ना कि कहाँ गया, बहुत ढूंढने पर भी मुझे मेघ के उस दूत के दर्शन नहीं हुए। ऐसा भी हो सकता है कि इधर उधर भटकते रहने वाले यह मेघ पर्वत पर यहीं कहीं बरस पड़ा हो, यहीं कहीं पर बरस पड़ा हो। जाने दो वह कवि कल्पित था। बोले छोड़ो, रहने दो, यह तो कवि की कल्पना थी। और मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, कह रहे हैं कि मैंने तो गगनचुंबी कैलाश पर्वत के शिखर पर भयंकर सर्दी में और महामेघ का झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। मैंने तो गगनचुंबी कैलाश पर्वत के शिखर पर भयंकर सर्दी में विशाल आकार वाले मतलब महामेघ, विशाल आकार, झंझा नील से जो विशाल आकार वाले बादलों की झंझा तूफानी हवाओं से गरज के बरस कर संघर्ष करते हुए देखा। गरज कर भिड़ते देखा यानी संघर्ष करते देखा। झंझानीर मतलब एकदम भयंकर तूफान आए, जैसे तूफानी हवा वैसे ही गरज बरस कर। महामेघ मतलब क्या होगा कि बहुत जैसे भयंकर बादल, बड़े आकार वाले, विशाल आकार वाले बादल। ठीक है। अब दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर अलख नाभ से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने ऊपर चिढ़ते देखा है। अब कस्तूरी मृग जो होती है ना, वो उसकी नाभि में क्या होता है, सुगंध होता है, लेकिन वो पूरा दौड़ दौड़ के खोजती है हर जगह कस्तूरी मृग ना। तो वही कह रहे हैं कवि कि मैंने जो हजारों फुट ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित जो बर्फानी घाटियां हैं वहां पहुंचना कठिन होता है, और कस्तूरी मृग अपनी नाभि में स्थित जो अगोचर कस्तूरी की मनमोहक सुगंध से उन्मत्त होकर इधर उधर दौड़ता रहता है वो मृग, और निरंतर भाग दौड़ करता है, लेकिन उसको कहीं मिलता नहीं, वो अपने आप पर झुंझला जाता है, चिढ़ जाता है। ठीक ना। वो कहाँ रहता है, उसी के नाभि में रहता है। तो वैसे ही मैंने क्या देखा है, 7 सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर अलख नाभ से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धावित होकर, मतलब जो उन्मादक जो सुगंध के लिए वो इधर उधर, जो सुगंध हवा से आती है उसके लिए इधर उधर दौड़ रहा है कस्तूरी मृग, लेकिन वो कहाँ है, उसकी नाभि में। ठीक ना। कहाँ पर है, उसकी नाभि में। तो उसके लिए वो झुझला जाता है, खींच जाता है। तो अपने पर चिढ़ते देखा है उन्होंने, वहाँ पर कस्तूरी जो मृग है उसको अपने पर चिढ़ते देखा है। असत निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में, सोड़ित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगल गले में, कानों में कुबले लटकाए, सतदल रक्त कमल वेड़ी में, रजत रचित
रजत मतलब चांदी होता है। रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षा सव पूरित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम दाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारूढ़ आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है। तो हम लोग सत सत निर्झर से देखते, सत सत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारु कानन में। कानन मतलब वन होता है, ठीक है। सोड़ित धवल, सोड़ित मतलब होता है लाल। आप लोग लिखते चलो, सोड़ित मतलब लाल, कानन मतलब वन, धवल मतलब सफ़ेद। और भोजपत्र जानते हो, एक पत्र होता है, उस पर देखोगे जो जंतर बनती है ना, जो पहनाते हैं बच्चों को भी भोजपत्र पे, उस पर लिखा जाता था, छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। अब कुंतल मतलब लिख लो आप लोग, केस, बाल, केश बाल जो हो हमारे होते हैं, को साजे इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघर, सुघर मतलब होता है ना सुंदर, बहुत सुघर है, सुंदर है, तो सुघर, सुघर मतलब सुंदर। गले में, कानों में कुवलय लटकाए, कान में क्या लटकाए हुए हैं, कुवलय, कुवलय, ठीक है, मतलब नील कमल, वेड़ी मतलब चोटी, कानों में कुवलय, सतदल रक्त कमल वेड़ी में, वेड़ी मतलब लिख लो आप लोग चोटी, वेड़ी मतलब क्या लिखोगे, चोटी जो बनाते हैं, चोटी, ठीक है। रजत मतलब चांदी, रजत मतलब लिख लो चांदी, चांदी के बने हुए या मड़ियों से मणि खचित कला में, मतलब मणि से गढ़े हुए कला में, पान पात्र द्राक्षा सव पूरित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम ने दाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे। तो अभी पहले यहाँ सत सत निर्झर तक देखते हैं, फिर आगे यहाँ पर ना किन्नर प्रदेश की शोभा अद्वितीय हो जाती है। सत सत निर्झर मतलब यहाँ पर कवि कह रहे हैं ना कि जब आकाश में बादल छाते हैं तो किन्नर प्रदेश की जो शोभा है वो बहुत बढ़ जाती है। सैकड़ों छोटे बड़े झरने, सत सत निर्झर, छोटे बड़े सैकड़ों, सत सत मतलब सैकड़ों, सैकड़ों छोटे बड़े झरने जो है, निर्झरणी कल मतलब जो झरने हैं वो कल कल की ध्वनि, कैसी ध्वनि, झरने की कल कल की ध्वनि जो है वो उससे देवदार के मुखरित, मुखरित होके देवदार, देवदार के जो पेड़ होते हैं वनों में गूंजता रहता है। झरनों का स्वर जो है देवदार के वनों में क्या होता है, गूंजता रहता है। देखो जब आकाश में बादल छा जाते हैं, ध्यान से सुनो, थोड़ा कठिन लग रहा होगा आप लोग को। जब आकाश में बादल छाते हैं, अब बादल को घिरते देखा, तो जब बादल घिरा तो उससे झरने, सत सत निर्झर जो सैकड़ों झरने हैं वो ना उनकी आवाज़ से देवदार के वन को गुंजित, ठीक है, मुखरित, गुंजित, मुखरित मतलब गुंजित, गुंजित होते उन्होंने देखा है। असोड़ित धवल भोजपत्रों से, सोड़ित मतलब आप लोग को क्या लिखवाई हूँ कि सोड़ित मतलब लाल, धवल मतलब सफ़ेद, लिख लो आप लोग, सोड़ित मतलब लाल, धवल मतलब सफ़ेद। लाल और सफ़ेद पत्रों पर छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, कुंतल मतलब क्या लिखवाएं आप लोग को, केस, बादल, बालों को सजाना। इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर, गले में, गले में कैसा माला डाले हुए, इंद्रनील की, ठीक है, सुघर, सुघर गले में, सुंदर गले में। कानों में कुवलय लटकाए, कानों में क्या लटकाए हुए हैं, कुवलय। अब कुवलय क्या होता है, नील कमल, ठीक है, लटकाए हुए। सक्त दल रक्त कमल वेड़ी में, और सत दल रक्त कमल वेड़ी में, वेड़ी चोटी, चोटी में कमल लटकाए हुए, ठीक है। और रजत चांदी से रचित हुई मणि खचित कला में। देखो
आप लोग के लिए थोड़ा सा है कठिन, लेकिन 2-3 बार ऐसे पढ़ोगे जब आप लोग तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो रजत मतलब चांदी के बने हुए जो मड़ियों से गढ़े हुए, ठीक है, मणि खचित खचित मड़ियों से क्या हुए, गढ़े हुए कला में पान पात्र द्राक्षा सौ पूरित। अब यहाँ पर देखो आप लोग को, यहाँ किस चीज़ की बात कही गई है कि जो भोजपत्रों में छाए हुए कुटीर के भीतर किन्नर और किन्नरियों के जोड़े जो विलासमय क्रीड़ाएं करते हैं, वे अपने केसों को विभिन्न रंग के सुगंधित पुष्पों से क्या किए हैं, सुसज्जित किए हुए हैं। सुंदर शंख जैसे गले में, गला सुंदर कब माना जाता है, जो लंबा शंख जैसा हो। इंद्र नीलमणि की माला धारण किए हुए, कानों में क्या, नील कमल के कर्ण फूल पहनते हैं, और उनकी वेड़ी में लाल क्या कमल सजे हुए, उनकी चोटी में लाल कमल सजे हुए हैं। तो यहाँ पर नर नारियों की मदिरा पान करने वाले बर्तन जो हैं वो चांदी के बने हुए हैं। वे मणि जड़ित हैं तथा कलात्मक ढंग से खूब नमूने बने हुए हैं जिससे वो शराब पीते हैं। वे अपने सम्मुख निर्मित तिपाई पर मदिरा के पात्रों को रख लेते हैं, ठीक है, कि रजत रचित मणि खजित कला में पान पात्र द्राक्षा सौ पूरित। वो जो उनका पात्र है उसको क्या करते हैं कि पात्रों को रख लेते हैं तिपाई पर अपने आगे, और रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, अपने तिपाई पर रख लेते हैं। और नरम निदाग बाल कस्तूरी, जो क्या करते हैं, मृग के, कस्तूरी मृग के छोटे छोटे बच्चे हैं कि कोमल और दाग रहित छाल पर आसन लगा के, उनके जो छाल है उस पे आसन लगा कर बैठते हैं। और क्या है, मृग छालों पर पालथी मार कर, आलती पालथी मार के हम लोग भी बैठते हैं ना ज़मीन पर। और मदिरारूढ़ आँखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। फिर जब वो बैठ जाते हैं किस पे, कस्तूरी मृग के नन्हे बच्चों की कोमल और दाग रहित छाल को बिछाकर, आसनी उनकी वही है, उस पर बैठ रहे हैं। और मदिरा पीने के कारण उनकी आंखें कैसी है, लाल लाल है। उनके नेत्रों में उन्माद छा जाता है और मदिरा पीने के बाद वे लोग मस्ती को प्रकट करते हुए अपनी कोमल और सुंदर अंगुलियों से सुमधुर स्वरों में क्या बजा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं कि तान छेड़ सभी दृश्यों को क्या, मृदुल मनोरम उंगलियों को बंसी पर फिरते। ये जो मृदुल और मनोरम उंगलियां हैं उनको बंसी पर फिरते हुए उन्होंने देखा है, किन्ने, नागार्जुन जी ने बादल को घिरते देखा है। एक बार और देख लो आप लोग इसको कि यहाँ पर किन्नर किन्नरियों की बात कही गई है, ठीक, किसकी बात की गई है, किन्नर प्रदेश की और किन्नर किन्नरियों की। तो यहाँ पर जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो किन्नर प्रदेश की शोभा बहुत बढ़ जाती है। और सैकड़ों ये जो सतसत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में, जो सैकड़ों सतसत छोटे छोटे बड़े झरने हैं उनकी कलकल ध्वनि से देवदार के वन को गुंजित कर देते हैं। अर्थात गिरते हुए झरनों का स्वर जो देवदार के वनों में गूंजता है। इन वनों के बीच में लाल यानी शोणित लाल धवल सफ़ेद भोजपत्रों की छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। क्या है कि जो इन वनों के बीच में लाल और श्वेत भोजपत्रों से छाए हुए कुटीर के भीतर किन्नर किन्नरियों के जोड़े हैं जो विलासमय क्रीड़ा कर रहे हैं। और वे अपने केसों को, ठीक है, केसों को किससे, विभिन्न रंगों के फूलों से सुसज्जित किए हुए हैं। सुंदर शंख गले में इंद्र नीलमणि की माला धारण किए हुए हैं और कानों में नील कमल के कर्णफूल पहने हुए हैं। और उनकी वेड़ी में, उनकी चोटी में क्या है, लाल कमल सजे हुए हैं। तो यहाँ पर ना कवि जो कह रहे हैं कि नर नारियों के मदिरा पान करने वाले, जो यहाँ से देखो, पान पात्र द्राक्षा सौ पूरित, वो जो उनके मदिरा पीने वाले बर्तन हैं वो रजत रचित मणि खचित कला में, वो चांदी के हैं, ठीक, और उन बर्तनों में कलात्मक ढंग से बना हुआ है, मणि खचित कला में बना हुआ खींचा गया है। रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, अपने सामने वो कैसे रखे हुए हैं उसको,
सामने अपने निर्मित तिपाई पर मदिरा के पात्र को रख लेते हैं और कैसी छाल, मृग छालों पर पलथी मारे। वो कस्तूरी मृग के बच्चे जो हैं छोटे छोटे, उनके बच्चों के छाल जो दाग रहित होते हैं उस पर नरम निदाग, बिना दाग के उस पर बैठते हैं और मदिरारूढ़ आँखों वाले, मतलब लाल लाल आँखों से उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियां कैसे बंसी बजा रहे हैं लोग। तो उस मनोहर दृश्यों को उन्होंने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर धनी वर्ग की विलासिता के, जो धनी लोग रहते हैं कैसे अच्छी बर्तन का प्रयोग करते हैं, इस सब की बातें यहाँ पर विलासिता की। वास्तव में ये किन्नर किन्नरियों को नहीं देखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो धनी वर्ग के लोग हैं ये गरीब थे और संघर्षशील थे, बहुत ही उच्च कोटि के नागार्जुन जी थे। तो ये धनी वर्ग की विलासिता पे, मतलब कितने खर्च करते हैं कितनी चीज़ों पे पैसे रुपए, तो उसकी बात की गई। चांदी की गिलास प्रयोग करेंगे तो इसकी बात कही गई है। ठीक, अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे कुछ भी ऐसा इसमें है जो नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करना या अपनी मैम से आप लोग बताना, या आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट करना कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो मैं फिर समझाऊंगी। ठीक है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।